नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मैं एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमारा डिस्कशन चल रहा है। दोस्तों, द सक्सेस माइंड एट द रेट एक ऐसा मंच है जो ऐसे प्रश्नों को आपके बीच में लाकर हल करने का प्रयास करता है, जिससे आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुँच सकें दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को अगर आप लगाएँगे तो आप कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को लगाने के हैबिचुअल हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में टाइम मैनेज बहुत ज़रूरी है दोस्तों। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है कि जितना अच्छा आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, उतने ज़्यादा आप प्रश्नों को लगा पाएंगे दोस्तों। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें दोस्तों, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देखते हैं दोस्तों, तो हमारा मनोबल बढ़ता है, हम और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम और अच्छा करने का, और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में लेकर आएँ, ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिससे आप अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर सकें। चलिए देखते हैं दोस्तों, आज का महत्वपूर्ण प्रश्न क्या कह रहा है। आज का प्रश्न है कि भारत सरकार सीबकथोर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है, इस पादप का क्या महत्व है? बस में दोस्तों, प्रश्न है कि भारत सरकार सीबकथोर्न की खेती को क्या कर रही है? प्रोत्साहित कर रही है। इस पादप का क्या महत्व है? पहला कथन है कि यह मृदा क्षरण की नियंत्रण में सहायक है और मरुस्थलीकरण को रोकता है। दूसरा है, यह बायोडीजल का एक समृद्ध स्रोत है। तीसरा है, इसमें पोषकीय मान होता है या उच्च तूंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भली भांति अनुकूलित होता है। चौथा है, इसकी इमारती लकड़ी का उच्च वाणिज्यिक मूल्य होता है। तो फटाफट से दोस्तों उत्तर दीजिए कि कौन सा कथन सही है। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं या किसी सब्जेक्ट का अच्छे से डिस्कशन करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। हर इम्पॉर्टेंट टॉपिक को और हर इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को की अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो दोस्तों। भारत सरकार सीबकथोर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है, इस पादप का क्या महत्व है? फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों आइए देखते हैं। यह मृदा क्षरण की नियंत्रण में सहायक है और मरुस्थलीकरण को रोकता है। तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, बायोडीजल का एक समृद्ध स्रोत है दोस्तों, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें पोषकीय मान होता है और यह उच्च तूंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भली भांति अनुकूलित होता है। तो तीसरा कथन सही है। इसकी इमारती लकड़ी का उच्च वाणिज्यिक मूल्य है। तो दोस्तों चौथा आपका गलत हो जाएगा। पहला तीसरा सही है कथन, तो ये कौन से ऑप्शन पे दे रहा है, आपको इसका उत्तर देना है। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। भारत सरकार सीबकथोर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है, इस पादप का क्या महत्व है? तो दोस्तों इसका पहला कथन सही था और तीसरा कथन सही है। तो कौन से ऑप्शन पे दे रहा है? सी पे। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहातों में आमतौर पर दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कदार ही नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है, यानी इस स्थिति का क्या कारण है, आपको इसका उत्तर देना है। कि कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहातों में आमतौर पर दिखाई देते थे। तो आपका पहला ऑप्शन है, नवीन प्रवेशी जातियों द्वारा उनके नीड़ स्थलों का नाश। दूसरा है, गोपशु मालिकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार के लिए प्रयुक्त एक औषधि। सी ऑप्शन है, उन्हें मिलने वाले भोजन में आई कमी। और डी ऑप्शन है, उनमें हुआ व्यापक, स्थायी तथा घातक रोग। तो फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों कि कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहातों में आमतौर पर दिखाई देते थे, पर अब नहीं दिखाई देते। इस स्थिति का क्या कारण है? कौन इसका जिम्मेदार है? स्थिति के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है गोपशु मालिकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार के लिए प्रयुक्त एक औषधि। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। पहला है पूर्वी हिमालय, दूसरा पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र, तीसरा है उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। उपर्युक्त में से कौन सा जैव विविधता का हॉटस्पॉट है? इसका फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों।
निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार करना और आपको बताना है जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। तो दोस्तों पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थलों में शामिल है। इसके अतिरिक्त भूमध्य सागरीय बेसिन, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल है और उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं है। दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे होगा दोस्तों, तब सही होगा, ये गलत हो जाएगा। भूमध्य सागरीय क्षेत्र, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि भूमध्य सागरीय बेसिन होना चाहिए यहाँ पे, तो इसलिए गलत हो जाएगा। केवल पहला सही है, पहला ए ऑप्शन पे दे रहा है, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है। पहला ऑप्शन है यूकेलिप्टस, दूसरा है सिकुआ, तीसरा है देवदार और डी ऑप्शन है पणनाग। तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है। तो दोस्तों अगर बात की जाए सबसे लंबे जीवित वृक्ष की, तो इसे सिकुआ कहा जाता है, जो सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, और यह संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में पाया जाता है। अगर इसकी लंबाई की बात किया जाए तो ये सिकुआ है, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर सिकुआ की लंबाई की बात की जाए दोस्तों, तो ये इसकी लंबाई है 379 फीट। बस समझिए दोस्तों, 379 फीट ये लंबा वृक्ष है। उसको जीवित वृक्ष का नाम दिया जाता है, और ये कहाँ पाया जाता है, कैलिफोर्निया में पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, कहाँ पाया जाता है, कैलिफोर्निया में पाया जाता है, कैलिफोर्निया में पाया जाता है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। पहला है जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना उपसंधि के पक्षकारों की बैठक, जो प्रथम बैठक की गई थी 2004 में फिलीपींस में आयोजित हुई थी। दूसरा है भारत जैव सुरक्षा उपसंधि पर समझौते में हस्ताक्षर करता नहीं है, यानी कि जैव सुरक्षा उपसंधि पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया है। तीसरा है जैव सुरक्षा उपसंधि अनुवांशिक रूपांतरित जीवन से संबंधित है। डी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका जैव सुरक्षा उपसंधि जैव विविधता पर समझौते का एक सदस्य, यानी कि उसने समझौते पर हस्ताक्षर किया और वो समझौते का एक सदस्य है। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो दोस्तों इसमें से जो कथन सही है उसको देखना है दोस्तों। तो जैव सुरक्षा उपसंधि अनुवांशिक रूपांतरित जीवन से संबंधित होती है, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है कि जैव सुरक्षा बायोसेफ्टी का कार्टाजेना प्रोटोकॉल निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालय में से कौन कार्यान्वित करता है दोस्तों। पहला है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूसरा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सी ऑप्शन है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और डी ऑप्शन है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। तो दोस्तों जैव सुरक्षा का कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है, इसको भारत ने 23 जनवरी 2001 को हस्ताक्षर किया था। कब किया था, 23 जनवरी को किया था, याद रखिएगा। और वो सन कौन सा था, तो वो सन था दोस्तों 2001 को किया था। और जिस मंत्रालय के द्वारा इसको कार्यान्वित किया जाता है तो वो है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन आयोजित किया गया था। पहला ऑप्शन है बीजिंग में, दूसरा कोपेनहेगन में, तीसरा है नगोया में और डी ऑप्शन है न्यूयॉर्क में। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगर बात की जाए दोस्तों 10वें सम्मेलन की, तो ये नगोया यानी जापान में 2010 में आयोजित किया गया था। कब किया गया था, 2010 में किया गया था, 2010 में। और कहाँ किया गया था, ये जापान में किया गया था दोस्तों। बस नहीं दोस्तों, कहाँ किया गया था, जापान में किया गया था। और कहाँ किया गया था, तो नगोया में किया गया था। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और अगर संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें
तो जैव विविधता पर संयुक्त सम्मेलन के दलों का जो 11वां सम्मेलन हुआ था वो 2012 में हुआ था और ये हुआ था हैदराबाद में। बात समझे दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सॉरी, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है, इसका क्या कारण है? पहला है शिकारियों की संख्या में असाधारण बढ़ोतरी हो रही है। दूसरा है जैविक कीटनाशक तथा जैविक उर्वरक का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। तीसरा है पक्षियों के वास स्थान पर बड़े पैमाने पर कटौती हो रही है। और चौथा है कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। तो नीचे दिए गए पूर्ण से सही उत्तर का आपको चयन करना है कि पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, तीसरा चौथा सही है, फिर पहला चौथा सही है। तो दोस्तों अगर बात किया जाए तो शिकारियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है तो ये गलत हो जाएगा। और जैविक कीटनाशक तथा जैविक उर्वरक का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा। पक्षियों के वास स्थान पर बड़े पैमाने पर कटौती हो रही है, बिल्कुल सही है। कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? तीसरा चौथा जिसमें आएगा सी पे दे रहा है, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है? पहला है सड़कों का विस्तार, दूसरा है नगरीकरण, तीसरा है बंजर भूमि का वनीकरण और चौथा है कृषि का विस्तार। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है? दोस्तों सड़कों का जो विस्तार की अगर बात किया जाए तो ये ह्रास का कारण है। नगरीकरण की बात किया जाए तो ये भी ह्रास का कारण है। बंजर भूमि का वनीकरण ये ह्रास का कारण नहीं है और कृषि का विस्तार ह्रास का कारण है। तो यही पूछा है कि जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है, तो ये ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिक्किम के संबंध में सही है? पहला है 1975 में भारत का अभिनंदन बन गया था। इस वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए दोस्तों, कौन सा कथन इसमें से सही है? तो दोस्तों ये जहाँ अभिनंदन लिखा है ये अभिन्न अंग होगा। बात समझिए दोस्तों, क्या होगा? ये जहाँ अभिनंदन ये अभिन्न अंग होगा, अभिन्न अंग। तो इसमें से कौन सा कथन सही है, आपको इसका उत्तर देना है दोस्तों। तो दोस्तों अगर बात किया जाए तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा तीनों कथन सही हैं। तो ऑप्शन डी पे दे रहा है, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण के लिए स्वस्थान पद्धति नहीं है? पहला है जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, दूसरा है वानस्पतिक उद्यान, सी है राष्ट्रीय पार्क और डी है वन्य प्राणी अभयारण्य। फटाफट से उत्तर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण के लिए स्वस्थान पद्धति नहीं है? तो दोस्तों वनस्पति संरक्षण के लिए जो स्वस्थान पद्धति की बात करें तो जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, राष्ट्रीय पार्क भी है, वन्य प्राणी अभयारण्य भी है, लेकिन वानस्पतिक उद्यान नहीं है, यही पूछा है। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिम हिमालय में पाया जाता है। दूसरा, भारत में स्लो लॉरेस उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। भारत में स्लो लॉरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है, बिल्कुल सही है। तो केवल दूसरा सही है। कौन से ऑप्शन पे दे रहा है?
बी पे दे रहा है, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? पहला है सागरीय प्रदूषण, दूसरा है सागरों की लवणता में वृद्धि, और सी है सागरीय जल में सामान्य तापमान में वृद्धि, और डी ऑप्शन है रोगों एवं महामारियों का फैलना। फटाफट से उत्तर दीजिए, कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? दोस्तों, प्रवाल विरंजन समुद्री तापमान और अम्लता में वृद्धि सहित पर्यावरण दबाव के कारण होता है, जिससे सहजीवी शैवाल का मोचन और प्रवालों की मृत्यु दोनों घटित होती है। तो यही प्रश्न पूछ रहा है कि प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक क्या है? तो वो होगा सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? गहरे सागर में, प्रेरी में, पतझड़ी वन में, या फिर टैगा में? फटाफट से उत्तर दीजिए कि किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? दोस्तों, जैव द्रव्यमान का जो वार्षिक उत्पादन होता है वो गहरे सागर में नगण्य के बराबर होता है। पेरी में 600 ग्राम होता है। पतझड़ी वन की बात करें तो ये 1200 ग्राम होता है। टैगा की बात करें तो इसमें 800 ग्राम होता है। इसीलिए उत्पादन न्यूनतम किस में होगा? गहरे सागर में। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि टूमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? पहला है वंदना शिवा, दूसरा वी.के. शर्मा, तीसरा है एम.एस. स्वामीनाथन, डी ऑप्शन है मेघा पाटेकर। टूमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है आर.ओ. के लिए दोस्तों। तो टूमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। बता दूं, जानकारी दे दूं दोस्तों, टूमारोज बायोडाइवर्सिटी जो है वो वर्ष 2000 में प्रकाशित हुई थी। इसका प्रकाशन कब किया गया था? 2000 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो ये वंदना शिवा के द्वारा किया गया था, जो एक सक्रिय पर्यावरण कार्यकर्त्री एवं भूमंडलीकरण विरोधी लेखिका हैं। तो दोस्तों, टूमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? वंदना शिवा। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुई थी। क्योटो उपसंधि मुख्यतः ओजोन परत की क्षीणता से संबंधित है। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? आपको इसका उत्तर देना है। तो फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। दोस्तों, क्योटो उपसंधि रूस के हस्ताक्षर के बाद 16 फरवरी 2005 से प्रभावी हुआ था। क्योटो संधि वैश्विक तापमान से संबंधित है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थिति मीथेन गैस से अधिक है। किसी गैस का वैश्विक तापमान विभव उस गैस के अणुओं की दक्षता एवं उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, इसमें पहला तो कथन आपका सही हो गया। क्योटो संधि मुख्यतः ओजोन परत की क्षीणता से संबंधित है। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये तापमान से संबंधित है। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है। बिल्कुल सही है दोस्तों। तो पहला और तीसरा ये ऑप्शन बी पे दे रहा है, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। याद रखिएगा, किसके हस्ताक्षर के बाद? रूस के हस्ताक्षर के बाद दोस्तों। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 50 से अधिक देशों के द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ था? 50 देशों के द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ था? आपका ऑप्शन है मार्च 21 यानी 21 मार्च 1994 को, 21 मई 1995 को, 21 जून 1996 को, और 21 जून 1999 को। कब प्रभावी हुआ था? आपको इसका उत्तर देना है।
दोस्तों अगर संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौते की बात करें तो ये 21 मार्च 1994 को प्रभावी हुआ था। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और तब 50 थे जब इस पर हस्ताक्षर हुआ था, ठीक है। और जब समर्थित हुआ था, ये प्रभावी हुआ था, तब इसमें 50 देश शामिल थे। पर इस वक्त वर्तमान में विश्व के 195 देश इसमें शामिल हैं, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? पहला है अल्जीरिया, ब्राज़ील, केन्या, भारत। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? तो दोस्तों कुल चौकसी स्टेशनों की संख्या 28 है, याद रखिएगा। वर्तमान समय में अल्जीरिया, ब्राज़ील, केन्या में वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित है, जबकि भारत में नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों में से कौन CDM के लिए सत्य नहीं है? पहला है यह हरित गृह गैस के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है। दूसरा कथन है यह ग्लोबी तापीकरण को कम करता है। तीसरा है क्योटो प्रोटोकॉल ने इसके सतत विकास के आकलन के लिए सुझाव दिया है। और डी ऑप्शन है यह विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजनाओं में पूंजी लगाने का निषेध करता है। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। दोस्तों CDM का फुल फॉर्म होता है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, याद रखिएगा, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है जो CDM के लिए सत्य नहीं है? तो दोस्तों यह हरित गृह गैस के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है, ये सही है। यह ग्लोबी तापीकरण को कम करता है, ये भी सही है। क्योटो प्रोटोकॉल ने इसके सतत विकास के आकलन के लिए सुझाव दिया, बिल्कुल सही है। पर डी दोस्तों गलत है, यह विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजनाओं में पूंजी लगाने का निषेध करता है। ये पूछा है कि कौन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कार्बन डेटिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है कार्बन क्रेडिट प्रणाली क्योटो प्रोटोकॉल के संयोजन में पुष्ट की गई थी। कार्बन क्रेडिट उन देशों के समूह को प्रदर्शित की जाती है जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन रहकर उसे उत्सर्जन अभियंश के नीचे ला चुके होते हैं। कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में हो रही बढ़ोतरी पर अंकुश लगाना है। कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा समय समय पर नियत मूल्य के आधार पर किया जाता है। तो जो कथन सही नहीं है दोस्तों वो कौन सा है? दोस्तों कार्बन क्रेडिट के संबंध में जो कथन सही नहीं है वो है कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा समय समय पर नियत मूल्य के आधार पर किया जाता है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन में 2011 में विश्व बैंक के साथ हुए उत्सर्जन ह्रास पर कर समझौते के बारे में सही नहीं है? यानी विश्व बैंक के साथ 2011 में जो समझौता हुआ था, उत्सर्जन ह्रास कर समझौता हुआ था, उसमें कौन सा कथन सही नहीं है? समझौते पर हस्ताक्षर विश्व बैंक और भारत सरकार के द्वारा किया गया। समझौते 10 वर्ष के लिए लागू रहेगा। समझौता हिमाचल प्रदेश की परियोजनाओं के लिए कार्बन क्रेडिट सुनिश्चित करने के लिए है। समझौते के अनुसार 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड एक क्रेडिट इकाई के समतुल्य होगी। तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वो होगा समझौते पर हस्ताक्षर विश्व बैंक और भारत सरकार के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, ग्लोबी तापवृद्धि से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है ग्लोबी तापवृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की टोपियों के पिघलने के बाद समुद्र की सतह में बढ़ोतरी हुई है। यदि ग्लोबी तापवृद्धि के तापमान स्तर पर नियंत्रण नहीं किया गया तो 2070 ईस्वी तक समुद्र की सतह 1 मीटर तक बढ़ना संभावित है। विश्व के समस्त मूंगे के द्वीप डूब जाएंगे।
यह संभावना है कि 2044 तक इस पग में डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने से इसी वर्ष तक नीदरलैंड पर गंभीर संकट छा जाएगा। फटाफट से उत्तर दीजिए। प्रश्नों को देखिए दोस्तों और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों इसका पहला तो सही है। ग्लोबी ताप वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की टोपियों के पिघलने के बाद समुद्र की सतह में बढ़ोतरी होगी। दूसरा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तीसरा, विश्व के समस्त मूंगे डूब जाएंगे, बिल्कुल सही है। यह संभावना है कि 2044 तक डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने से इसी वर्ष तक नीदरलैंड पर एक गंभीर संकट छा जाएगा। तो पहला, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन भी सी पे, तो सी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गए, हिम नदी द्रवीभूत होने लगी, समय से पहले आम पर बौर आने लगा और स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वो होगा हिम नदी द्रवीभूत होने लगी, समय से पहले आम में बौर आने लगा और स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा। दूसरा, तीसरा, चौथा बी पे दे रहा है, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित दशाओं में से कौन वैश्विक ताप के असर को इंगित करती है? हिमानी का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशा में परिवर्तन, ग्लोबी तापमान में बढ़ोतरी। तो नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें ये चारों ही वैश्विक ताप के असर को इंगित करता है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापमान द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर, अमेजन वर्षावन, टैगा और भारतीय मानसून। बस में दोस्तों, तो वैश्विक तापमान के द्वारा सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होगा वो होगा आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो गया, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।